ईडी की कार्रवाई आज भी झारखंड में जारी है। दो भूमाफियाओं अंतु तिर्की और विपिन सिंह के घर पर छापा चल रहा है। इन दोनों का संबंध झारखंड मुक्ति मोर्चा से है। झारखंड अन्य राज्यों की तरह यहां भी चुनाव की सरगर्मी अब तेज हो गई है, लेकिन इस सरगर्मी के बीच इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है। यहां पर स्पेशल ब्रांच के जो आईजी हैं प्रभात कुमार, उन्होंने 24 के 24 जिले के स्पेशल ब्रांच के डीएसपी को खत लिखकर कहा है कि आप वहां पर जातीय सर्वे कीजिए, कितने लोग किस जाति के मतदाता हैं उसका रिपोर्ट बना करके भेजिए। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार धनबाद के जो डीएसपी हैं स्पेशल ब्रांच के, उन्होंने काफी सुस्त निकले और उन्होंने किया क्या, उन्होंने वहां के डीसी से ही आंकड़ा मांग लिया। अब इससे बात खुल गई। अब इसको जो अभी आचार संहिता लागू है उसका हनन बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस पर जांच कीजिए और अंततः गाज जो है वो धनबाद के जो स्पेशल ब्रांच के डीएसपी उन पर ही गिरना है और किसी को कुछ नहीं होना है। लेकिन आज हम इस पर विचार नहीं करने जा रहे हैं दोस्तों। आज हम विचार करने जा रहे हैं जो राजनेता हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक किस तरह से उनकी जबान बेलगाम होते जा रही है। वो किसी भी पार्टी की हो, कोई भी पार्टी इसमें दूध से धुला हुआ नहीं है। हर पार्टी का कोई ना कोई नेता हर दिन प्रतिदिन किसी न किसी अपने विरोधी के खिलाफ, विरोधी दल के खिलाफ और विरोधी दल के नेता के खिलाफ ऐसी बदजुबानी करते हैं कि आप बहुत सारे बातें जो है वो सार्वजनिक रूप से रख नहीं सकते हैं। हालांकि इन नेताओं को सार्वजनिक रूप से इस तरह के बयान देने में कोई शर्म, कोई हया, इनको कोई शर्म नहीं आती है, क्योंकि इनके पास हया बची ही नहीं है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो हम इसी पर चर्चा करेंगे, नेताओं की बदजुबानी पर। मेरा नाम सोमनाथ है और आप देख रहे हैं बाइस्ट ओपिनियन। दोस्तों, अमर बाउरी जो है वो भाजपा के नेता हैं और झारखंड विधानसभा में ऑपोजिशन के लीडर भी हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत यह है कि कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति के एक सदस्य हैं, उनका नाम है नजरुल इस्लाम। उन्होंने कल भरी सभा में, चुनाव चल रहा है तो सभाएं भी हो रही है, तो भरी सभा में मंच से घोषणा की कि वो मोदी को 400 फीट जमीन के नीचे गाड़ देंगे। अब तक वह राज्य स्तर पर भी मैं इस नेता का नाम नहीं सुना था। ये केंद्रीय समिति में जरूर है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, लेकिन ना तो ये लोकप्रिय हैं और ना तो इनका कोई जनाधार है। लेकिन इनकी बातें, ये 400 फीट मोदी को जमीन में गाड़ देंगे, कुछ ज्यादा नहीं लगता है कि कुछ ज्यादा ही बड़ा ये दावा कर रहे हैं। लेकिन ये दावा सिर्फ नजरुल इस्लाम तो एक उदाहरण है। इससे पहले झारखंड में ही जो अभी सिंहभूम की प्रत्याशी हैं गीता कोड़ा, अब गीता कोड़ा चुनाव प्रचार करने गई तो वहां पर उन्हें एक गांव में 2 घंटा तक बंधक बना कर रखा गया। हालांकि वहां से कुछ ही दूर पे जो ये चंपई सोरेन मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, वो भी अपनी सभा कर रहे थे। अब ये बताता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन झारखंड की। हालांकि आज के तारीख में आप स्टेट गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारी मशीनरी आज के तारीख में इलेक्शन कमीशन के इशारे पे काम कर रही है। लेकिन जो पुलिसिया स्वभाव है, जो पुलिसिया व्यवहार है, वो तो बदलने से रहा। उसके से क्या लेना देना कि वो उसके ऊपर में राज्य सरकार, कोई राजनीतिक दल का मुख्यमंत्री बैठा हुआ है या फिर इलेक्शन कमीशन का कोई अधिकारी। उसका जो सालों भर का व्यवहार है वो अपने व्यवहार के अनुसार ही कार्य कर रहा है। हालांकि सौभाग्य से गीता कोड़ा को इसमें कोई क्षति नहीं पहुंच पाई। हालांकि उनके कार्यकर्ताओं को पीटा गया, जो दुखद है। तो झारखंड से तो पहली जो है बदजुबानी नजरुल इस्लाम साहब ने कर दिया और शारीरिक हानि पहुंचाने की कोशिश गीता कोड़ा के साथ की गई। लेकिन ये सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है, इसका दायरा पूरे देश में है। पूरे देश में हर जगह किसी भी राज्य में जाए 2 4 6 ऐसे छुटभइये नेता हैं जो इस तरह की बदजुबानी करते हैं।
लेकिन ये करते क्यों है? पहली बात तो ये होती है कि ये चाहते हैं, इसके जरिए, इस तरह की बदजुबानी के जरिए होता क्या है, ये सोशल मीडिया का दौर है, तो आप जो भी उल्टा सीधा कुछ भी बकें तो पहला इसका होता है क्या कि ये चारों तरफ फैल जाता है। तो जिस नजरुल इस्लाम को कल तक कोई नहीं जानता था, आज के तारीख में उसको दिल्ली के लोग भी जानते हैं कि एक बदजुबान झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता है जो मोदी को 400 फीट नीचे गाड़ देगा। तो एक तो जो कहते हैं ना कि 15 मिनट की लोकप्रियता, तो 15 मिनट की लोकप्रियता पाने के लिए ये नेता इस तरह के कार्य करते हैं। दूसरा, जो इनके लघु भगु होते हैं, इनके राइट लेफ्ट में जो खड़े रहते हैं, जो इनके पैसों पे पलते हैं, जिसको साफ शब्दों में कहें तो जो इनके गुर्गे होते हैं, वो गुर्गे इनके लिए ताली बजाते हैं। वो गुर्गे इनको मर्द नेता समझने लगते हैं और समझते हैं कि ये नेता जो है जब मोदी को ही गाली दे सकता है, मोदी को धमकी दे सकता है, तो छोटे मोटे लोग क्या हैं। तो एक तो जो इनके गुर्गे होते हैं उनके बीच में इनकी साख बढ़ती है, और तीसरी जो सबसे मुख्य चीज है कि ये अपने नेतृत्व को बताते हैं कि हम तुम्हारे पत्नी कितने निष्ठावान हैं, हम तुम्हारे कितने लॉयल हैं, कि हम तुम्हारे लिए किसी को भी, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, हम उसको धमकी दे सकते हैं। तो ये तो रही झारखंड की बात। कुछ लोग मारने काटने की भी बात करते हैं। आपको याद होगा 2019 का इलेक्शन, इमरान मसूद जो है वो धमकी देता है प्रधानमंत्री को, मैं इसकी बोटी बोटी काट दूंगा। ये बड़ा ही फेमस हुआ था। इस बार फिर से वो प्रत्याशी है सहारनपुर से, तो ये वो कांग्रेस में है। इसी प्रकार से अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले की बात है, छत्तीसगढ़ में एक डफलीवीर नेता है, आप लोग जानते ही होंगे, कन्हैया कुमार। तो वो मंच से उतर रहा था अपनी भाषण देने के बाद, तो उसके प्रत्याशी लोग इतने उत्साह में आ गए उसका भाषण सुन करके कि वो प्रधानमंत्री की दिवंगत मां को गाली बकने लगे। अब यहां पे होना तो ये चाहिए था कि अगर आप नेता हैं तो इस कुकृत्य की आप वहीं भर्त्सना करते। भर्त्सना नहीं कर सकते तो कम से कम अपने जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके कार्यकर्ता हैं, कम से कम उनको मना करते। लेकिन नहीं, कन्हैया कुमार वहां पे अच्छे से मुस्कुराते हुए चल दिए, जैसे लगा कि मैंने उन्होंने उनके जो कार्यकर्ता हैं लघु भगु, उन्होंने कोई बहुत बड़ा महान कार्य किया हो। तो ये तो रही दोस्तों गाली बकने की। कुछ लोग मोदी को जेल भेजने की बात कर रहे हैं। हमारे लालू यादव जो सजा याफ्ता है, कन्विक्टेड है, बेल पर वो बाहर हैं, वो भी स्वास्थ्य कारणों से, हालांकि वो राजनीति करने के लिए स्वस्थ हैं। अब उनकी बेटियां मीसा भारती 2 बार से चुनाव हार चुके पाटलिपुत्र से, तीसरी बार फिर से खड़ी है। वो धमकी दे रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम मोदी को जेल में डाल देंगे। बाद में जब मामला गरमाया तो उन्होंने कहा यू टर्न ले लिया, बोला नहीं मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, यही सब नेता करता है। जब उसको लगता है कि हम फंस गए हैं तो वो फिर यही करता है। लेकिन ये किस चीज का प्रकटीकरण है? आखिर कोई भी नेता ऐसा क्यों करता है? ठीक है, उसको 15 मिनट की लोकप्रियता मिल जाती है, 1-2 दिन लोग उस पर चर्चा करते हैं, लेकिन ये प्रकटीकरण किस चीज का है? दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं कि जो पॉलिटिक्स आज के तारीख में, जो राजनीति है, वो एक कैरियर बन चुका है। जिस प्रकार से हमारे आपके घर के बच्चे IAS PCS बनने के लिए मेहनत करते हैं, परीक्षा देते हैं और फिर वो सफल या असफल होते हैं, आज के तारीख में जो राजनेता है उनके लिए हर 5 साल में जैसे अभी लोकसभा का चुनाव है तो 543 सीट की वैकेंसी निकली है। अब ये ऑल इंडिया बेसिस पे है। हर नेता ये 543 सीट में से 1 सीट पाना चाहता है। ये तो सीधे सीधे लड़ रहा है, लेकिन उसकी तैयारी करवाने वाले जो उसके चेले चपड़े होते हैं, जिसको आप कार्यकर्ता के नाम से आज की तारीख में जानते हैं, उन सबको लगता है कि अगर मेरा नेता जीत गया तो मेरा भी कुछ भला हो जाएगा। तो इसके लिए गला काट कंपटीशन है। अब इसमें जैसे हर कंपटीशन में, जैसे आपको IAS बनना है तो भाई एक होती है अनिवार्य योग्यता कि भाई आपकी उम्र जो है 21 साल होनी चाहिए कम से कम, आप कम से कम ग्रेजुएट हो। उसी तरह से नेताओं के लिए भी है। नेताओं के लिए आयु तो 25 वर्ष है, लेकिन योग्यता जो है कि आप कितने बदतमीज हैं, आप कितने बड़े चोर हैं, आप कितने ज्यादा मर्डर कर सकते हैं। आज के तारीख में दुर्भाग्यवश
नेताओं की ये जो है योग्यता बन गई है, ये उनका यूएसपी है, यही उनको जो सो नेता बनाता है। अब वो दिन चला गया कि जब लोग विचारधारा की बातें किया करते थे, वो कितना सभ्य है, उसने कितना समाज सेवा किया है। अब इसके लिए अब स्थान बहुत कम रह गया है, बहुत कम रह गया है। और जो इस तरह के नेता हैं जिनको आप बदतमीज कह सकते हैं, गुंडा कह सकते हैं, इनकी जो है, इनके लिए जो है अब पॉलिटिक्स जो है सबसे दुधारू जगह बन के रह गया है। और ये किसी एक दल तक नहीं, ये किसी एक दल, आप ये नहीं कह सकते कि फलाने दल में, हो सकता है किसी एक दल में इनकी संख्या ज्यादा हो, लेकिन ये हर दल में, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, और क्षेत्रीय पार्टियों में तो भरे ही हुए हैं, ये सभी दल में है। और कोई भी एक दूसरे, जैसे कांग्रेस जो है कहेगा भाजपा गुंडा, भाजपा कहेगा कांग्रेसी गुंडा, भाजपा कहेगा टीएमसी का गुंडा, टीएमसी कहेगा भाजपा गुंडा। तो ये क्रम चलता आ रहा है। गुंडे सब हैं, माने सब एक दूसरे को एक्नॉलेज करते हैं कि हम गुंडे हैं, और इस गुंडे के बल पे ही हम चुनाव लड़ेंगे। बंगाल जैसे जगह, वेस्ट बंगाल जैसे में जगह पे तो जो चुनावी धांधली होगी वो तो होगी ही। चुनाव खत्म होने के बाद, परिणाम आने के पश्चात, जब उनको पता चल जाता है कि इस गांव के, इस जाति के, इस धर्म के लोगों ने हमें चुनाव में वोट नहीं डाला है, तो उसके बाद हिंसा का दौर चलता है। लोगों को जान बचाने के लिए झारखंड और असम के इलाकों में जाकर के छुपना पड़ता है। और इस पर जो है वहां के गवर्नर और हाईकोर्ट संज्ञान पहले ले चुकी है। ये कोई छुपी छुपाई बात नहीं कि ऐसा होता है किसी को पता ही नहीं, सबको ये बात पता है। सबको ये बात पता है कि चुनाव के बाद हिंसा होगी, हिंसा होती है। अब 4 जून का मुझे इंतजार है कि 4 जून के शाम से 5 जून के सुबह से ये कब से वेस्ट बंगाल में हिंसा का दौर चलना तो है ही, इसको कोई नहीं रोक सकता है। क्यों? क्योंकि जब आपका सर्वोच्च नेता ही इसमें शामिल हो, जब आपका सर्वोच्च नेता ही आपको प्रोत्साहित करता हो इस तरह के कर्मों के लिए, तो आप जो नीचे के जो कार्यकर्ता हैं उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? वो तो ऐसा करेंगे ही, और वैसा वो करते हैं। और ये छूत की बीमारी जो है धीरे धीरे हर राज्य में फैलते जा रही है, हर राज्य में फैलते जा रही है। अब सोचिए कि केजरीवाल वो करप्शन के केस में पिछले 20 दिनों से तिहाड़ में बंद है, वो कहता हम यहीं से शासन चलाएंगे। अब इसको इस तरह की हरकत करने की हिम्मत तो कभी लालू प्रसाद यादव नहीं कर पाए, हेमंत सोरेन नहीं कर पाए, लेकिन केजरीवाल कर रहा है क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, वो ज्यादा ज्ञानी है। संविधान में कहां लिखा है? अब उस आदमी को कौन समझावे कि सब कुछ संविधान के दायरे में ही नहीं होता है, कुछ परंपराएं भी होती हैं, लेकिन परंपराओं से क्या लेना देना? परंपराएं तो पुरानी बातें हो गई। कौन परंपरा, पुरातन परंपरा पे कौन जीता है? वो तो बैकवर्ड लोग होते हैं, रिग्रेसिव क्लास। ये सब प्रोग्रेसिव क्लास के लोग हैं, और ये इतने प्रोग्रेसिव हैं कि अभी जेल से शासन चला देंगे। कोर्ट की अवमानना करना या हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की धज्जियां उड़ाना, ये भी अब आम बात हो गई है। कल ही 25 जज जो है देश के रिटायर्ड जज ने, उन्होंने जो मुख्य न्यायाधीश हैं चंद्रचूड़, उनको चिट्ठी लिख के कहा है कि एक लॉबी है वकीलों का और पत्रकारों का जो पूरे के पूरे जजमेंट को प्रभावित करना चाहता है। अब सोचिए देश में ये दिन आ गया है, और ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। अब इस इकोसिस्टम में प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने हर बदतमीजी को, हर गुंडई को, उसको किसी न किसी तरह से वो जो है सही ठहरा लेते हैं और सही ठहराने की कोशिश करते हैं। तो जब नीचे का छुटभैया जो नजरुल इस्लाम किस्म का जो नेता लोग, वो जब देखते हैं जो ऊपर का नेता ये सब करके बड़ा आदमी बन रहा है, तो हम क्यों ना बने? वो भी यही कोशिश कर रहा है। गीता कोड़ा पे हमला किया जा रहा है, बगल के गांव में मुख्यमंत्री जो अपनी सभा कर रहा है। अब कुछ नहीं हो सकता है, 2 घंटे तक आप एक प्रत्याशी को बंधक बना के रखते हैं, और मामला यहीं पे नहीं रुका है। उन ग्रामीणों को जाकर के फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने उकसाया। उन लोगों ने गीता खोड़ा और उनके कार्यकर्ताओं को पहले तो पीटा, उसके बाद उनके खिलाफ जो वहां का स्थानीय थाना में एफआईआर भी दर्ज करवा दिया, काउंटर एफआईआर। मैंने अब ये नहीं है कि हम किसी के साथ बदतमीजी करें, मारपीट करें और हम रुक जाएं, हम फिर उस पर केस भी करेंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारी सरकार है, हमारी सरकार, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जब आप इस तरह की बदतमीजियां सरकार में रहते हुए करने की हिमाकत करते हैं,
तो आप ये मान करके चलिए कि आने वाले समय में, क्योंकि सरकार आपका सदैव के लिए तो है नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार, अगली बार नहीं तो अगली बार हारेंगे, लेकिन जो आप परंपरा छोड़ के जा रहे हैं वो आपके नेताओं और आपके कार्यकर्ताओं को भी झेलना पड़ेगा। और झेलना नहीं पड़ेगा, इससे कहीं ज्यादा तीव्रता से झेलना पड़ेगा, क्योंकि जो आप राह लोगों को दिखा रहे दूसरी पार्टियों को, वो उस राह को और भी प्रोसेस्ड वर्जन उसका लेकर के आवेगा। तो आप क्या करेंगे? तो आपका एक नारा है, लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र ना हुई छुई मुई सी कि उसको छू दो तो खतरे में आ जाती है। अरे भाई साहब, जब 75 में 2 साल के लिए पूरे आज तक के 7-8 दशक के अंग्रेजों के जाने के बाद यहाँ पे शासन व्यवस्था है, उसमें सिर्फ आप 2-2.5 साल जो आप माइनस कर दीजिए, यहाँ पे लोकतंत्र कभी खतरे में नहीं रहा है। खतरे में रहा है आपकी खुद की सांसदीय विधानसभा की सदस्यता, या आप सरकार में नहीं, ये आपकी खतरे में पड़ती है। लोकतंत्र जिंदा है, और लोकतंत्र जिंदा इसलिए है क्योंकि चाहे वो जुम्मन हो या जमुना हो, उसको आपके इस कृत्यों से, कुकृत्यों से कोई लेना देना नहीं है। वो मुंह खामोश देखता रहता है। वो है लोकतंत्र। वो है लोकतंत्र जो आपके निगाह में हो सकता है कि वो पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन उसके पास नैतिक बल आपसे कई गुना ज्यादा है। और यही जुम्मन और यही जमुना लोकतंत्र को जिंदा रखता है। और ये इंदिरा गांधी से ज्यादा अच्छी तरह से कोई नहीं जानता है। बहुत प्रतापी थी, बड़ी बलशाली थी, बड़ी उनकी लोकप्रियता थी, लेकिन ये जुम्मन और जमुना से जब उन्होंने टक्कर लेने की कोशिश की तो उनको सत्ता से उखाड़ फेंकने में समय नहीं लगा। तो हमेशा जो भी आज के तारीख में सत्ता में हो, चाहे वो केंद्र में हो, राज्य में हो या किसी भी स्तर पे हो, उनको हमेशा याद रखना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए कि इन जुम्मन और जमुना की आह ना ले। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।